सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। हमारी जो रिवीजन क्लासें चल रही थी उसमें आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियां। जो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मानव बस्तियां हम इस भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी जो सेकंड बुक में 4 नंबर पढ़ रहे हैं, यही प्रथम बुक में 10 नंबर पर भी चैप्टर है। तो कुछ जो यहाँ हम क्लियर करेंगे उसके साथ साथ 10 नंबर चैप्टर के भी बहुत सारी चीज है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना चैप्टर है वो शुरू करते हैं, मानव बस्तियां। एक चीज और, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बीच में कुछ इंटरेस्ट, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि पहली बात तो रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में अगर मैं वैसे पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपको पता है इसके फिर 6-7 वीडियो बनेंगे। और दूसरी चीज यह है कि ऑफलाइन अभी तो मैं खुला हूं थोड़ा यहाँ कैमरे के ऊपर, तो ऑफलाइन जो पढ़ाए हुए हैं उनको टाइम लगता है और फिर हम अगले साल से है वो देखेंगे। अभी आपको सिर्फ तैयारी रिवीजन के लिए जो पॉइंट टू पॉइंट है वो चलना है। तो मानव हमारा चैप्टर है मानव बस्तियां। सबसे पहले देखते हैं कि मानव बस्तियां कहते किसे है। तो आप सबने पढ़ा है कि आवासों के समूह को, आवासों या मकानों के समूह को, आवासों के समूह को क्या कहा जाता है? मानव बस्तियां। जैसे अपने गांव है तो अपने गांव को आपको पता है पुरानी भाषा में बोलते हैं बस्ती, यहाँ बस्ती बसी हुई है, ऐसे आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो ये शब्द हो गया कि बस्ती में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। और लोग किन में रहते हैं? घरों में रहते हैं। तो घरों के समूह को, मकानों के समूह को, और उन्हीं मकानों को हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं आवास। तो आवासों के समूह को क्या कहा जाता है? मानव बस्तियां। एक चीज और आती है, ये मकान आवास ये किसे कहते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि मनुष्य अपने तथा अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिस संरचना का निर्माण करता है उसे आवास कहा जाता है। और इन्हीं आवासों के समूह को क्या कहा जाता है? मानव बस्तियां कहा जाता है। तो आवास के समूह को क्या कहा जाता है? मानव बस्तियां। अब हम देखें तो हमारी किताब के अनुसार, किताब में आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से जो आवासों के समूह है या मानव बस्तियां हैं, इनको 2 भागों में बांटा है। एक है ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। तो आकार की दृष्टि से मानव बस्तियां 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण और नगरीय। वैसे ही आपको पता है कि हिंदुस्तान में या गांव है या शहर है, विश्व में गांव है या शहर है। तो इसी आधार पर आकार की दृष्टि से जो मानव बस्तियां होती है वो 2 प्रकार की, एक ग्रामीण बस्तियां, दूसरी नगरीय बस्तियां। लेकिन इनका अगर मापदंड की सही परिभाषा की बात करें, ग्रामीण बस्तियां क्या है, नगरीय बस्तियां क्या है, तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। और पहले भी आप पढ़ चुके हो कि इनका मापदंड के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई है, लेकिन हमारी किताब में जो एक प्रमुख रूप से परिभाषा दी गई है और ज्यादातर देश उसको अपनाते भी हैं, तो उसके अंदर यह है कि कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण है वो किया गया। तो ग्रामीण बस्तियों की जो परिभाषा जो हमें दी गई है बुक के अनुसार वो है कि 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में जहां संलग्नित है, प्राथमिक जो व्यवसाय है या प्राथमिक कार्यों में जहां संलग्न है वो तो है ग्रामीण बस्तियां संलग्न। और जहां 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, उसे कहा जाता है नगरीय बस्तियां। एक चीज देखना, मापदंड नगरीय बस्तियों का और भी है, लेकिन जो मुख्य एक परिभाषा बनती है इनको डिवाइड करने की, क्योंकि आपने फर्स्ट बुक जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि जनसंख्या का आधार पर हम ग्रामीण नगरीय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भारत में आपको पता है जितनी जनसंख्या के गांव है, यूरोप में तो उतनी जनसंख्या के शहर मिलते हैं। तो वो जनसंख्या का आधार नहीं होकर इनकी जो एक सटीक परिभाषा जो बैठती है वो है कि ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं? ऐसी बस्तियां जिसमें 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। और नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं? ऐसी बस्ती जिसमें 75% पुरुष जनसंख्या। यहां एक शब्द ध्यान में रखना, पुरुष। क्यों? क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान जैसे देशों के अंदर
जो 50% महिलाएं होती है उनकी लगभग आबादी है वो घरेलू होती है, तो वो प्राथमिक कार्यों में उस कार्यों में आती है, तो उनको तो हम साथ में ले लेंगे तो कभी ये 75% हो नहीं सकता। तो ये निकाला है पुरुषों पर 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो आपने व्यवसाय पढ़ रखे हैं उनमें संलग्न है, तो वो क्या है, नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। एक चीज हो रहा है, नगरीय बस्ती के भारत में अलग मापदंड है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो मुख्य हो गई ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। उसके बाद में हम ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों की है वो कुछ विशेषता देखते हैं। ये तो एक इनकी मोटे तौर पर परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियां क्या है और नगरीय बस्तियां क्या है। तो ग्रामीण बस्तियों की विशेषता और नगरीय बस्तियों की विशेषता। तो सबसे पहले तो ग्रामीण बस्ती की विशेषता यही है कि ये प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं, ये कौन सी क्रियाएं ज्यादा करते हैं, तो आपको पता है खेतीबाड़ी करते हैं गांवों के लोग, तो ये प्राथमिक क्रियाएं हो गई। दूसरी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता यह है कि इनमें सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है। जो ग्रामीण बस्तियों के लोग हैं इनमें सामाजिक जुड़ाव क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि आपने गांव में देखा होगा कि कोई व्यक्ति आकर किसी व्यक्ति का घर पूछ लेता है तो कोई भी आदमी बता देता है कि फलाने का घर उधर है। क्यों? क्योंकि इनमें सामाजिक जुड़ाव अधिक है, एक दूसरे को जानते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में आपको पता है अगर कोई पड़ोसी से पूछ ले कहाँ रहता है, बगैर भले ही उनके पड़ोस में हो लेकिन वो नहीं बता सकता। गाँव में चाहे कहीं हो हर कोई बता देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सामाजिक जुड़ाव क्या है, अधिक। तो दूसरी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता यह है कि यहाँ इनमें सामाजिक जुड़ाव क्या है, अधिक। और तीसरी इनकी विशेषता है कि ये कम गतिशील होते हैं। कम गतिशील होते हैं किससे, नगरीय बस्तियों से तुलना में। कम गतिशील मतलब ये ज्यादा गांव में रहते हैं, इधर उधर ज्यादा ये नहीं जाते। बाजारों में आप देखते हो कि सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों के लिए उतने गतिशील ग्रामीण नहीं होते। और चौथी विशेषता हम लिखना चाहें तो ये नगरों को खाद्यान्न हो गए, सब्जी हो गई, दूध हो गई, श्रमिक हो गई आदि की आपूर्ति करते हैं। तो ये नगरों को कच्चे माल दूध, सब्जी, खाद्यान्न व श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं। तो आपको मैं बहुत बार भी बताता हूं कि भूगोल के अंदर है वो पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं। और ज़्यादातर वो प्रश्न है उनके अंदर आपसे जैसे 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको कम से कम 3 पॉइंट हो गए, 2 नंबर का आ गया 2 पॉइंट हो गए। तो ऐसे आपके पॉइंटों के ऊपर नंबर मिलते हैं। तो कम से कम 4 विशेषताएं तो आपको याद होनी चाहिए। तो ग्रामीण बस्तियों की पहली विशेषता है वो प्राथमिक क्रियाएं। ग्रामीण बस्तियां किन कार्यों में संलग्न होती है, प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा, इनमें सामाजिक जुड़ाव क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा, ये कम गतिशील होते हैं। और चौथा, ये नगरों को कच्चा माल, दूध, सब्जी, खाद्यान्न व श्रमिकों की क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों की हमारे बुक के अनुसार विशेषता हो गई। नगरीय बस्तियों की देखें तो नगरीय बस्तियों में लगभग इनकी उल्टी विपरीत जो है वो विशेषता पाई जाती है। जैसे ये प्राथमिक क्रियाओं में अधिक संलग्न होते हैं और नगरीय बस्तियों में आपको देखा जाए तो ये गैर प्राथमिक क्रियाओं में, गैर प्राथमिक क्रियाओं, और गैर प्राथमिक क्रियाओं के बाद में कौन से आते हैं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय में क्या होते हैं, ज्यादा संलग्न होते हैं। इसमें लिखा है सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है और नगरीय बस्तियों में विशेषता पाई जाती है कि गांवों की तुलना में सामाजिक जुड़ाव कम होता है। सामाजिक जुड़ाव है वो कम, तो इनमें सामाजिक जुड़ाव है वो कम होता है। ये कम गतिशील होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के लोग अधिक गतिशील होते हैं, गांवों की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं। और अगली विशेषता देखी जाए तो नगरों को जो कच्चा माल, दूध, सब्जी, खाद्यान्न व श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं, तो नगर बदले में क्या करते हैं, नगर निर्मित उद्योगों में निर्मित वस्तुएं व सेवाएं गांवों को उपलब्ध करवाते हैं।
गांवों को उपलब्ध करवाते हैं। तो आप देखोगे कि ग्रामीण बस्तियों के विपरीत ही लगभग जो विशेषता है वो किसकी मिलती है, शहरों की। ये प्राथमिक क्रियाएं करते हैं जबकि ये गैर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। इनमें सामाजिक जुड़ाव अधिक है, इनमें सामाजिक जुड़ाव कम है। ये कम गतिशील है, ये अधिक गतिशील है। ये कच्चा माल, दूध, सब्जी, खाद्यान्न आदि शहरों को भेजते हैं और बदले में शहर है वो इनको उद्योगों से निर्मित वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये भी पूछ सकता है ग्रामीण बस्तियों की विशेषता बताओ, तो ये हो गई ग्रामीण बस्तियों की विशेषता। वो पूछ सकता है नगरीय बस्तियों की विशेषता, तो ये हो गई नगरीय बस्तियों की विशेषता। और ग्रामीण व नगरीय बस्तियों की विशेषता में ये अंतर भी पूछ सकता है। तो ये इसकी विशेषता और वो उसकी विशेषता, दोनों क्या हो गए, इनमें अंतर। तो एक चीज तो ये होगी। एक चीज अब यहां देखते हैं कि जो नगर गांव है वो तो नगरों को जो कच्चा माल दे रहे हैं, और नगर है वो बदले में जो उद्योगों से निर्मित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इन दोनों से जो दोनों बस्तियां हैं उनके अंदर एक क्रियात्मक संबंध हमें देखने को मिलता है। दोनों में क्या पाया जाता है, क्रियात्मक संबंध। दोनों के अंदर एक क्रियात्मक संबंध पाया जाता है। और आप सबको पता है कि ये क्रियात्मक जो संबंध है ये जुड़ता किससे है, तो ये आपको पता है ये चीजें एक दूसरे को ट्रांसफर किसके माध्यम से होती है, परिवहन व संचार। तो ये परिवहन व संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवहन व संचार के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है ग्रामीण बस्तियां व नगरीय बस्तियां जो किसकी वजह से जुड़ी होती है, तो परिवहन व संचार के माध्यम से। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, परिवहन व संचार के माध्यम से जुड़े होते हैं। और ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो दोनों में क्रियात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये आपकी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता हो गई और ये नगरीय बस्तियों की विशेषता हो गई। अब हम आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं हमारी बुक के अनुसार, वो है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो ग्रामीण बस्तियां हम पढ़ रहे हैं, जो ग्रामीण बस्तियां बसती है, तो इनको बसावट में ऐसे कौन कौन से कारक है जो इनको प्रभावित करते हैं। तो वो ही कारकों की हम चर्चा करते हैं, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। और ग्रामीण बस्तियों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों के अंदर मैं बात करूं तो पहला आता है भौतिक कारक। भौतिक कारक। और दूसरा जो हमारी बुक में जो कारक दे रखा है, भौतिक कारक के बाद में जो प्रमुख रूप से कारक आता है जिसको मानव जनित या कई बार उसको सांस्कृतिक कारक भी बोल देते हैं। तो सांस्कृतिक या मानव जनित कारक, मानव जनित कारक। और तीसरा आता है सुरक्षा संबंधित, सुरक्षा संबंधी कारक। तो भौतिक कारक हो गए, उसके अलावा सांस्कृतिक कारक हो गए और तीसरे सुरक्षा संबंधी कारक हो गए। अब हम देखते हैं कि भौतिक कारकों में क्या होता है। तो भौतिक जो प्रकृति के कारक होते हैं, तो भौतिक कारकों में हम बसावट के लिए देखते हैं। सबसे पहला भौतिक कारकों में हो गया स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसे, जैसे आपको पता है कि अगर समतल भाग होगा तो वहां घर पास पास में बस जाएंगे, और कोई पहाड़ी क्षेत्र है जहां आपको पता है कि पहाड़ की चोटी पर 4 घर बस सकते हैं, दूसरे कहीं समतल जगह मिलेंगे तो वहां 4 घर और बस गए, तो वहां की मानव बस्ती अलग प्रकार की मिलेगी। जो मैदान की बस्ती है वो अलग प्रकार की मिलेगी। इसी प्रकार मैदानों में ज्यादा बस्तियां बसेगी, पहाड़ों में कम बसेगी। तो इस प्रकार से स्थलाकृति। उसी प्रकार से उच्चावचे। फिर हम कह सकते हैं जलवायु भी। तीसरा जो कारण है वो जलवायु भी हो सकता है। आपको पता है जहां आर्द्र और अनुकूल जलवायु होगी वहां बस्तियां ज्यादा बसेगी। इसके विपरीत जहां अति गर्म और अति शीत यानी बर्फबारी होती है, रूस का साइबेरिया जैसा क्षेत्र होगा या हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां बर्फबारी होती है वैसा होगा, तो वहां ग्रामीण बस्तियां हैं वो डेफिनेट क्या बसेगी, कम बसेगी। इसके अलावा मिट्टी भी, जहां उपजाऊ मिट्टी वगैरह होगी और गृह निर्माण में अच्छी मिट्टी होगी, तो वहां आपको पता है कि बस्तियां ज्यादा बसेगी। और जल की उपलब्धता भी मैं लिख सकता हूं,
जल की उपलब्धता। और जल तो आपको पता है कि व्यक्ति के लिए एक प्रमुख संसाधन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो जहाँ जल उपलब्ध होगा वहीं मानव बस्तियां ज़्यादा बसेगी, जहाँ जल नहीं होगा तो वहाँ मानव बस्तियां नहीं बसेगी। तो भौतिक कारकों में आप लिख सकते हो स्थलाकृति, उच्चावचय, जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता। ऐसे ही आते हैं सांस्कृतिक या मानव जनित कारक। तो सांस्कृतिक और मानव जनित कारकों के अंदर हम देखें तो हमारी बुक के अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो सामाजिक संरचना, दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं धर्म, जाति आदि। तो यहां आपको एक चीज समझना है, ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक और मानव जनित कारकों में एक सामाजिक संरचना होगी, दूसरी धर्म हो गई, तीसरा जाति। तो हम देखते हैं कि जैसे बात की जाए धर्म की, एक विशेष धर्म समुदाय के लोग हैं, आपको पता है उनकी बस्ती गांव के अंदर अलग ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उनका आप देखोगे जाति वाइज, आपने देखा होगा कि एक जाति के लोग एक तरफ रहते हैं, दूसरी जाति के लोग हैं वो गांव में एक तरफ रहते हैं। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप कहीं मिल सकता है। ऐसे ही धर्म के आधार पर, और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमें कहीं जाकर बसना है तो हम जिस धर्म से हैं हम ज़्यादातर वही देखते हैं कि वहीं जाकर हमें कोई ज़मीन मिले, हम जिस जाति से हैं उसी में जाकर क्या मिले, ज़मीन मिले। तो ये ऐसे कारक हैं, वो भी ग्रामीण बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सुरक्षा संबंधित कारकों में देखें तो प्राचीन समय में आप पढ़ते हो कि जितने भी दुर्ग राजा महाराजा जो भी नगर बसाते थे वो सुरक्षा से ही बसाते थे ताकि आक्रमणकारियों से रक्षा हो सके। तो सुरक्षा जो संबंधित कारक है उसमें हम चोरी व डकैती से सुरक्षा। तो इन तीन कारणों से जो तीन प्रमुख कारक है या कारण है, ये मानव बस्तियों को प्रभावित करते हैं। पहला भौतिक कारक में स्थलाकृति, उच्चावचय, जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता आती है। सांस्कृतिक व मानव जनित कारकों में सामाजिक संरचना, धर्म और जाति आती है। और सुरक्षा संबंधित कारक में आप चोरी, डकैती, आक्रमण आदि चीजें लिख सकते हो। तो ये थे ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, तीन कारक, भौतिक कारक, सांस्कृतिक व मानव जनित कारक और सुरक्षा संबंधित कारक। अब हम आगे जो प्रमुख प्रश्न है इस चैप्टर का वो हम पढ़ते हैं, और वो है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। और प्रकार किसके आधार पर पूछे हैं, मकानों की संख्या के आधार पर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, और ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं वो हमें दिए हैं मकानों की संख्या के आधार पर। मकानों की संख्या के आधार पर मैं बात करूं ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की तो 4 प्रकार हैं। और कौन कौन से 4 प्रकार हैं, तो उसमें सबसे पहले जो प्रकार आता है वो लिखा है गुच्छित, जिसको मैं दूसरा शब्द बोल सकता हूं संघन, और हमारी बुक ने एक और शब्द लिखा है आकेंद्रित। तो मकानों की संख्या के आधार पर पहली जो बस्ती है वो गुच्छित, संघन या आकेंद्रित। दूसरी जो बस्ती है उसे बोला जाता है एकाकी, या एक इसका दूसरा भी नाम है प्रकीर्ण। और तीसरी जो प्रमुख रूप से बस्ती है उसको बोला जाता है विखंडित, या एक और नाम है इसका भी जिसे बोला जाता है अर्धगुच्छित। और चौथी जो अंतिम बस्ती है वो है आपकी पल्ली, और इस पल्ली के बहुत सारे स्थानीय नाम भी है। और कौन कौन से स्थानीय नाम हैं तो इसकी हम चर्चा करें तो राजस्थान में प्रमुख रूप से इसको बोला जाता है पल्ली को ढाणी। जैसे आप ढाणी के नाम से समझ गए कि ये कैसी बस्ती है, तो ढाणी हो गया। उसके अलावा देश के अन्य भागों में कहीं इसको पाना भी बोला जाता है, और कहीं इसको पाली भी बोला जाता है, कहीं इसे नगला भी बोला जाता है, और कहीं पे इसको पाड़ा भी बोला जाता है। तो ये पल्ली के कुछ स्थानीय नाम है। तो पहला गुच्छित या संघन या आकेंद्रित, दूसरा एकाकी और प्रकीर्ण, और तीसरा विघटित और अर्धगुच्छित, चौथा
पल्ली, और पल्ली के बहुत सारे स्थानीय नाम है जिनमें ढाणी, पाना, पाली, नगला और पाडा। सबसे पहले देखते हैं कि गुच्छित बस्तियां क्या होती है। देखो, संगन और गुच्छित के नाम से ही आप समझ गए कि इस प्रकार की बस्तियों में मकान पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, और इनमें मकानों का जमाव है वो अधिक होता है। आप यूँ समझ सकते हो कि जब आपको पतंग लूटना होने तो एक छात से दूसरी छात पे। तो ये इस प्रकार से आप इनका डायग्राम एक बना के है एग्जाम में दिखा सकते हो। इनमें मकान है वो पास पास होते हैं और बहुत ज्यादा संगन बसी होती है। तो हम इसकी कुछ मैं विशेषताएं लिखता हूं, उन विशेषताओं को आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे गुच्छित और संगन बस्तियों की सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि इनमें घर पास पास, घर हैं वो क्या होते हैं, पास पास होती है। दूसरी जो गुच्छित बस्तियों की विशेषता वो है कि घर पास पास होंगे और बहुत ज्यादा लोग बसेंगे। तो आपको पता है ये समस्या आप सब जगह देखते हो, लोग गली नहीं छोड़ते, तो वो समस्या इनमें भी मिलेगी। इनकी अगली विशेषता हमारी बुक ने लिखी है गलियों का कम चौड़ा होना या रास्ते कम चौड़ा होना, रास्ते कम चौड़े। और अगली विशेषता इनकी आकृति की लिखी है। यह ज्यादातर इनका देखा जाए तो इनकी आकृति है वो आयताकार और रेखीय रूप ज्यादा इनमें देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारे हम प्रतिरूप पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंदर 10 नंबर चैप्टर में, तो उसमें हम आयताकार रेखीय प्रतिरूप क्या होते हैं तब पढ़ेंगे। यहाँ इसकी विशेषता हम देख रहे हैं अभी। और इन बस्तियों को मैं ज़्यादा देखूं तो ये भारत में उत्तर पूर्वी जो जलोढ़ के उपजाऊ मैदान है, नदियों के मैदान है, वहाँ ये ज़्यादा संगन बस्तियां देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। तो उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों में। और इसका एक और उदाहरण, इन उदाहरणों के अंदर मैं बात करूं तो एक और उदाहरण है वो हमारी बुक ने दे रखा है बुंदेलखंड और नागालैंड। और बुंदेलखंड और नागालैंड में इस प्रकार की बस्तियां जो मिलती है वो सुरक्षा की दृष्टि से बसे हुए हैं। वहाँ इतने जो सुरक्षित बसे हुए संगन बसे हुए हैं वो सुरक्षा, जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों के जो प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे उसमें सुरक्षा संबंधित कारक थे, उसी सुरक्षा संबंधित कारक से प्रभावित होकर बुंदेलखंड और नागालैंड की बस्तियां हैं वो गुच्छित रूप से बसी हुई है। और ऐसा एक उदाहरण राजस्थान में भी मिलता है। और राजस्थान में कहाँ मिलता है, राजस्थान में उदाहरण मिलता है कम पानी वाले क्षेत्र में। और जहाँ कम वाले पानी वाला क्षेत्र होता है और उसी में कहीं पानी मिल गया तो आसपास के लोग वहीं बस्तियों में बस जाते हैं और सारे वहीं बस गए तो आपको पता वो बस्ती संगन होगी। इसी कारण राजस्थान के गांव आपने देखे हैं, बड़े बड़े गांव होते हैं। अगली आती है एकाकी और प्रकीर्ण बस्तियां। एकाकी और प्रकीर्ण बस्तियां के नाम से स्पष्ट हो गया कि लोग एकांत में रहते हैं, यानी एकांत में रहते हैं। और एकांत में रहते हैं तो पास में पड़ोसी बहुत कम मिलते हैं, तो इस प्रकार की बस्तियां उनको एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियां कहा जाता है। इनको समझने के लिए आपको मैं बताऊं कि ऐसी बस्तियां ज्यादातर कृषि क्षेत्रों में बसती है। जैसे हमारी ढाणियां देखी होगी, वैसे ही कई जगह क्या होता है कि पूरा गांव ही कृषि क्षेत्र में बस गया। तो वहां क्या होता है, एक व्यक्ति का यहाँ मकान है, दूसरे का यहाँ है, तीसरे का अपने खेत में यहाँ है, चौथे का यहाँ है, पांचवे का, ऐसे पूरा गांव कृषि क्षेत्र में बसा हुआ है। ऐसे हिमाचल क्षेत्र में जाते हैं तब ज्यादा देखने को मिलता है, पहाड़ी राज्यों के अंदर। तो इस प्रकार से गांव बस गया और उनकी कृषि क्षेत्र भी है। तो अब घर एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, ये दूर हो गए। तो इस प्रकार की जो बस्तियां बसती है उनको एकाकी या क्या कहा जाता है, प्रकीर्ण बस्तियां कहा जाता है। और इन बस्तियों की मैं अगर विशेषता लिखना चाहूं तो इनकी सबसे पहली विशेषता है कि घर दूर दूर होते हैं, इनमें पास पास होते हैं, जबकि एकाकी बस्तियों में घर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर। अगली मैं इनकी विशेषता लिखना चाहूं तो यह ज्यादातर कृषि क्षेत्रों में, जो कृषि क्षेत्र हैं उन कृषि क्षेत्रों में ज्यादा बसते हैं। तो इनकी कृषि भूमि कृषि क्षेत्र में। और इसके अलावा मैं इनका उदाहरण देना चाहूं तो उदाहरण के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो 7 सिस्टर राज्य है और पहाड़ी राज्य है वहां ये ज्यादा देखने को पड़ती है। तो इन पहाड़ी राज्यों में एक नाम हमारी बुक में दे रखा है मेघालय, उत्तराखंड, इसके अलावा मैंने आपको बताया हिमाचल और केरल के कुछ क्षेत्र।
तो ये एकाकी और प्रकीर्ण बस्तियों की विशेषता हो गई। इनमें घर दूर दूर होते हैं, ये कृषि क्षेत्र में बसते हैं और भारत में इस प्रकार की बस्तियां मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के क्षेत्रों में देखी जाती है। अगली मैं बात करूं तो आती है विघटित और अर्धगुच्छित। इनमें देखो क्या होता है, इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये विघटित है और अर्धगुच्छित है, यानी गुच्छित के आगे शब्द लग गया अर्धगुच्छित, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आदि गुच्छित है। तो इसका देखो मतलब क्या हुआ। इसमें क्या होता है कि एक गांव तो यहां संगन बसा हुआ है, गांव तो बिल्कुल संगन बस गया, और इसी गांव से आप देखोगे कि गांव के बाहरी साइड है वो कुछ बिखरे हुए ऐसे घर हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से जो बिखरे हुए हैं वो आपको घर मिलेंगे। तो यहां देखने को क्या मिलेगा, बीच में जो संगन भी है और बाद में क्या है, एकांकी भी कुछ घर मिलते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये विघटित और अर्धगुच्छित जो बस्तियां होती है वो गुच्छित और एकांकी बस्तियों के मध्य का क्या होता है, क्रम होता है। तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहले तो हम 1 नंबर विशेषता तो ये लिख सकते हैं कि इनकी विघटित और एकांकी बस्तियों की गुच्छित व प्रकीर्ण के बीच की अवस्था। तो एक तो ये गुच्छित व प्रकीर्ण के क्या होती है, बीच की अवस्था होती है। दूसरी जो इनकी विशेषता है, ये किसी बड़ी बस्ती के विघटन से बनती है। देखो ये बड़ी बस्ती थी और इसी से कुछ घर निकल के इधर प्रकीर्ण रूप से बस गए। तो दूसरी विशेषता है ये किसी बड़ी बस्ती के विघटन से बनती है, बस्ती के विघटन से। और इसके मैं उदाहरण देना चाहूं तो ऐसे उदाहरणों में आपको एक उदाहरण दे रखा है, ये ज्यादातर गुजरात राज्य है, इसके मैदानी भागों में। तो गुजरात के मैदानी भागों में ये बस्तियां ज्यादा देखने को मिलती है। अगली आती है पल्ली, नगला और अपने राजस्थान में जिसको ढाणी। तो इसके बहुत सारे स्थानीय नाम हैं। और इस बस्ती की मैं बात करूं तो ये किसी बड़े गांव के सामाजिक व मानव जनित आधार पर विघटित होती है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पल्लीकृत बस्तियां बनती है ये किसी बड़े गांव के सामाजिक व मानव जनित आधार पर विघटन से बनती है। कैसे, जैसे कोई एक गांव था, उस गांव में कोई विशेष जाति के लोग रहते हैं और वो गांव से बाहर जाकर कहीं एकांक में बस गए, ढाणी रूप में। आप ढाणियाँ जानते हो, तो वो उस आधार पे हो सकता है। या कोई व्यक्ति था, वो जाकर अपने खेतों में बस गया और उसका परिवार पूरा वहीं उस जमीन के ऊपर उन्होंने एक जगह रखकर गांव जैसी जमीन काट ली और सबने 15-20 घर बसा लिए। तो वो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हो गया। हमारे तो राजस्थान में आप देखते हो कि जो ढाणियों के नाम होते हैं, बहुत सारी ढाणियों के नाम किसी व्यक्ति या जाति के ऊपर होते हैं। जैसे कुमारों की ढाणी, फलानी ढाणी, फलाने व्यक्ति की ढाणी। तो ऐसे बहुत सारे नाम हम देखते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो पल्लीकृत या पल्ली या ढाणी, पाना, पाली, नगला और पांडा जो बस्तियां होती है वो किसी बड़े गांव के सामाजिक व मानव जनित आधार पर विघटन होने से होती है और ये आकार में बहुत छोटी होती है। मकानों की संख्या की बात की जाए तो ढाणी आपने देखी होगी, समझ गए होंगे। और उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे हर बस्ती के उदाहरण आ रहे हैं, तो हमारी किताब में इसके जो उदाहरण दिए हैं वो गंगा के मैदान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल के क्षेत्रों के दिए हैं। तो ये इस प्रकार की बस्तियां हैं, वो गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ एक बार फिर देखना, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की बात करें तो मकानों की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहली गुच्छित, संगन या आकेंद्रित, दूसरी एकाकी और प्रकीर्ण, तीसरी विघटित या अर्धगुच्छित, चौथी पल्ली। और पल्ली के बहुत सारे स्थानीय नाम आपको याद रखने हैं, जिसको ढाणी, पाना, पाली, नगला, पांडा, ये ऐसे नामों से जाना जाता है। गुच्छित बस्तियां
क्या होती है, तो आप लिख सकते हो कि गुच्छित बस्तियों में घर पास पास होते हैं, इनमें रास्ते कम चौड़े होते हैं। ऐसे भारत में उत्तर पूर्वी जो जुलोड के मैदान है वहां बुंदेलखंड और नागालैंड में सुरक्षा की दृष्टि से, और राजस्थान में जो कम पानी वाला क्षेत्र है वहां इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। एकांकी बस्तियों की क्या विशेषता है, तो ये एकांकी बस्तियों में घर दूर दूर होते हैं। कारण ये है कि ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा बसते हैं, और इस प्रकार की बस्तियां भारत में मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में अधिक मिलती है। विघटित और अर्धगुच्छित बस्तियां क्या है, तो आप बोल सकते हो कि विघटित और अर्धगुच्छित बस्तियां हैं, इसमें किसी एक मुख्य जो गांव होता है उसका ही विघटन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गुच्छित और एकाकी बस्तियों के बीच की अवस्था है, और किसी बड़ी बस्ती के विघटन से इस प्रकार की बस्तियां बनती है, और ऐसी बस्तियां ज्यादातर गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पल्ली का निर्माण कैसे होता है, तो सामाजिक आधार पर या व्यक्ति जनित मानव जनित आधार पर है, वो विघटन से पल्ली या ढाणी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपसे ये बड़ा प्रश्न पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हो। प्रश्न पूछ सकता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए मकानों की संख्या के आधार पर। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण आप याद रखना, और ये चैप्टर हम जब 10 नंबर जो चैप्टर है प्रथम बुक का उसके अंदर फिर चर्चा करने वाले। अगला हम बात करते हैं, तो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है नगरीय बस्तियां। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये तो हुई ग्रामीण बस्तियों की। ग्रामीण बस्तियों में हमने ग्रामीण बस्तियों की विशेषता पढ़ी, उसके बाद में ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, और फिर हमने ग्रामीण बस्तियों के है वो प्रकार पढ़े मकानों की संख्या के आधार पर। अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भारत के अंदर नगर कहा किसे जाता है। तो एक परिभाषा तो मैंने आपको शुरुआत में लिखा दी थी, वो थी कि पहला मापदंड तो भारत में लिखा गया है कि 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। गांवों नगरों की पहला मापदंड तो ये है भारत में कि वहां की 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए, यानी खेतीबाड़ी से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि वो द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसायों में लगी होनी चाहिए। दूसरा जो मापदंड दिया है उसमें भारत में जनसंख्या भी रखी है, और भारत ने ये कहा है कि जनसंख्या कम से कम 5000, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5000। कुछ इसमें अपवाद तो मिलते हैं, लेकिन मापदंड ये रखा है भारत में कि नगर की जनसंख्या कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या 5000। और तीसरा नगरों के मैं मापदंड की बात करूं तो जनघनत्व रखा है, और जनघनत्व की बात की जाए तो जनघनत्व का मापदंड रखा है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि जो नगरों का जनघनत्व है वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और चौथा मापदंड रखा है कि किसी छावनी बोर्ड आप जानते हो कि सेना का क्षेत्र होता है, या नगरपालिका, नगर निगम, नगरपालिका छोटे शहरों में और नगर निगम है वो बड़े शहरों में। तो नगर छावनी बोर्ड, नगरपालिका, नगर निगम आदि से संचालित होना चाहिए। आदि का मतलब और कोई भी संस्था हो सकती है इस प्रकार की, तो आदि से संचालित, जैसे नगर परिषद बोलते हैं। तो ये भारत में नगरों का मापदंड है। पहला 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में होना चाहिए, दूसरा जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए, तीसरा जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और चौथा छावनी बोर्ड, नगरपालिका, नगर निगम आदि से वो संचालित होनी चाहिए। तो वो तो भारत में नगर है। अगर ये मापदंड पूरा नहीं कर रहा तो वो फिर क्या नहीं है, नगर नहीं है। तो भारत में पूछ सकता है एग्जाम में कि नगर का मापदंड क्या है, तो ये चारों पॉइंट भारत में नगर के क्या है, मापदंड है। अब हम बात करें तो नगरीय बस्ती, हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या के आधार पर जो बुक ने दे रखे हैं तो नगर कितने प्रकार के हैं। तो अब हमारा जो
अगला जो टॉपिक है ये तो हुआ मापदंड, और अगला टॉपिक है नगरों के प्रकार। नगरों के प्रकार, और जो हम नगरों का जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर कि भारत में जो जनसंख्या के आधार पर वो नगर हैं, उन नगरों का कितना प्रकार है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भारत में जो जनसंख्या के आधार पर नगर हैं वो नगर 6 प्रकार के हैं। जनसंख्या के आधार पर नगर हैं वो 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले आते हैं आपके नगर। इनके अंदर देखो 5000 से चालू होता है, और फिर नगरों में ही 2 प्रमुख नगर और हो गए। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो नगर, फिर आ गए महानगर, और फिर एक है मेगा नगर। हम 3 प्रकार के जो नगर हैं उनकी चर्चा करते हैं। 5 प्रकार यहां, 4 प्रकार जो 6 प्रकार के नगर हैं उनमें जो 1 लाख से जनसंख्या के बाद में एक मेगा नगर है, महानगर है, और एक है मेगा नगर। देखो नगरों की बात की जाए तो नीचे से ये चालू होते हैं 5000 से कम कितनी होनी चाहिए, 5000 जनसंख्या। तो ये तो हो गया एक नगर। दूसरा जो नगर है वो 5 से लेकर 10,000, ये दूसरा नगर हो गया। तीसरे नगर की मैं बात करूं तो तीसरा नगर बांटा गया है 10,000 से लेकर 20,000, इसको कहा जाता है तीसरा नगर। चौथे नगर की मैं बात करूं तो चौथे नगर के अंदर आता है 20 से लेकर 50,000, और 5वें नगर की मैं बात करूं तो 5वां नगर होता है 50,000 से लेकर 1 लाख, 1 लाख, और 6 नंबर नगर होता है 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर होते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी के नगर कहा जाता है। तो भारत में ये आपके 6 प्रकार के नगर पड़े, और इसी 6 प्रकार का जो नगर 1 लाख से ऊपर का पड़ा है ये भी 3 भागों में विभाजित है, जिसमें एक महानगर है और एक मेगा नगर है। तो ये आगे 2 भागों में विभाजित हो गए 1 लाख से ऊपर वाले। तो यहां आपको समझ में आया होगा कि नगर 5000 से शुरू होते हैं और उनकी अलग अलग कैटेगरी है। 6 प्रकार के नगर है। जो 6 प्रकार का नगर है 1 लाख से ऊपर, तो उन नगरों को है वो अलग अलग प्रकार से है वो बांटा गया है। तो यहां मैं बात करूं जो मुख्य ए श्रेणी के जो नगर आते हैं उनके अंदर 1 लाख से लेकर जो 10 लाख तक है उन्हें तो ए श्रेणी का मुख्य नगर हो गया। फिर 10 लाख से लेकर 50 लाख की मैं बात करूं, यहां अगर 1 लाख से तो ऊपर है, लेकिन 1 लाख से ऊपर वो 10 लाख की श्रेणी में आ गया, 10 लाख से लेकर 50 लाख, तो फिर उसे हम कहेंगे महानगर। और इनकी भारत में मैं बात करूं, देश में कुल जो नगर है, मैं एक बात बताऊं आपको, देश में जो ये कुल नगर हैं, इन कुल नगरों की संख्या है 468। देश में जो कुल नगरों की संख्या है वो 468। ये आंकड़ा याद रखना क्योंकि छोटे प्रश्न है वो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुल नगर देश में कितने हैं, 468। उन 468 नगरों में मैं बात करूं महानगरों की, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में होती है, उनकी संख्या है 53। उनकी कितनी संख्या है, 53। और तीसरा जो बड़ा नगर आता है मेगा नगर, इनकी जनसंख्या होती है 50 लाख से ऊपर। और 50 लाख से ऊपर कितनी होती है ये इसमें नहीं लिखा। 50 लाख से जो ऊपर होते हैं उनको कहा जाता है मेगा नगर। और इन मेगा नगरों की जो संख्या देश में बात की जाए तो इनकी संख्या है 6। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो आपने देखा नगर 6 प्रकार के होते हैं, 5000 से लेकर 1 लाख तक, और फिर 1 लाख से जो ऊपर जो 6 नंबर का है वो भी आपको पता है 3 भागों में है। ए श्रेणी का मुख्य नगर, फिर अगर जनसंख्या 10 से 50 लाख हो गई तो महानगर, और फिर मेगा नगर। मेगा नगर में जनसंख्या 50 लाख से ऊपर। तो नगर की जनसंख्या ए श्रेणी के नगर की 1 लाख से 10 लाख, फिर महानगर की 10 लाख से 50 लाख, और फिर मेगा नगर की 50 लाख से ऊपर। देश के अंदर मैं बात करूं, इन 53 महानगरों के अंदर आप देखना चाहो तो इसके अंदर बहुत सारे महानगर आते हैं, जिसमें हमारे जयपुर वगैरह इनका भी स्थान है। लेकिन इनको तो कोई नहीं पूछेगा, इनको पूछ सकता है मेगा नगर, क्योंकि इनकी संख्या 6 ही है। और देश का सबसे बड़ा मेगा नगर है उसको और जरूर पूछ सकता है। 1 नंबर पे आता है वृहत मुंबई।
वृहत मुंबई। तो मेगा नगरों के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा मेगा नगर है वृहत मुंबई, और दूसरा जो स्थान आता है वो दिल्ली का आता है। मैं एक बार सारे ही आपको लिख देता हूँ, जो 6 के 6 महानगर हैं मैं उनको लिख देता हूँ। दूसरा दिल्ली आता है, तीसरे पे आपका जो स्थान है वो कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता वो आता है, और चौथे की मैं बात करूं तो चेन्नई आता है। तो यहाँ आप एक चीज देखोगे, 4 तो देश के वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाले महानगर आपके आ गए। कौन कौन से? मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और 2 और शहर हैं आपको पता है, वो है एक बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और एक है आपका हैदराबाद। तो ये देश में 6 मेगा नगर हैं। वृहत मुंबई सबसे ऊपर और 6 नंबर का है आपका हैदराबाद। मेगा नगरों की जनसंख्या वो कितनी होती है? 50 लाख से ऊपर। इनकी संख्या कितनी है? 6। तो एक बार फिर देखना, नगरों को जनसंख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। यहां आप देख सकते हो 5000 से लेकर 1 लाख तक ऊपर। जो मुख्य नगर है वो ए श्रेणी के नगर है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के होते हैं। फिर 10 से 50 लाख वाले नगरों को ही है वो महानगर कहा जाता है, और जिन नगरों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई उन्हें क्या कहा जाता है? मेगा नगर कहा जाता है। और देश में मेगा नगरों की संख्या कितनी है? 6 है। सबसे बड़ा कौन है? वृहत मुंबई है। और महानगरों की संख्या देश में कितनी है? 53 है। कुल नगरों की देश में संख्या कितनी है? 468 है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नगरों के प्रकारों की बात की जाए तो देश में मेगा नगरों की संख्या याद रखना 6 है, और सबसे बड़ा मेगा नगर कौन है? वृहत मुंबई है। एक इस चैप्टर का फायदा हो रहा है कि जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तब भी इसको कर लेंगे, और वैसे तो जब आपका रिवीजन चल रहा है तो आपने पहले इनको देख रखा है, तो समझ में तो आपको सारा कुछ आ जाता होगा। आगे हम बात करें, अब हम पढ़ते हैं नगरों के जो विकास के आधार पर प्रकार है, उन प्रकारों की बात करते हैं। तो नगरों को विकास के आधार पर देखा जाए, विकास के आधार पर नगरों के प्रकार देखें, आधार पर नगरों के प्रकार। तो विकास के आधार पर आपको पता है, विकास जिनका प्राचीन समय में विकास हुआ वो प्राचीन नगर, जिनका मध्यकालीन समय में विकास हुआ वो मध्यकालीन नगर, और जिनका आधुनिक समय में विकास हुआ वो आधुनिक नगर। तो विकास के आधार पर नगरों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन नगर, और दूसरे आते हैं आपके मध्यकालीन नगर, और तीसरे आते हैं आधुनिक नगर। आधुनिक शुरुआत अंग्रेजों के समय से। मध्यकालीन में आप जब इतिहास में पढ़ते हो तो मुगल और राजपूत आते हैं, और प्राचीन में पढ़ो तो हमारा जो प्राचीन इतिहास आता है। इस प्राचीन नगरों के अंदर हम बात करें तो इन नगरों को ज़्यादा साधु संतों की बात कर सकते हैं। प्राचीन जो भारत के सम्राट हुए हैं उन्होंने बसाए। और प्राचीन नगरों के अंदर हम बात करें तो ज़्यादा ये धार्मिक नगर हमें मिलेंगे। एक तो वाराणसी प्राचीन नगरों के अंदर आता है। दूसरा हमारा प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, पहले प्रयागराज कहा जाता था, बीच में इलाहाबाद हो गया और अब फिर उसको क्या कहा जाता है? प्रयागराज। और पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये देश के प्राचीन नगरों में आते हैं। मध्यकालीन नगरों की बात की जाए तो मध्यकालीन नगरों का निर्माण है वो राजाओं द्वारा करवाया गया, अपनी राजधानियों के लिए इनका निर्माण करवाया गया। और मध्यकालीन नगरों के अंदर जो प्रमुख नगर हैं वो आगरा, आपको पता है मुगलों ने राजधानी के लिए इस आगरा को बसाया। हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो ये आगरा, जयपुर, जोधपुर, बहुत सारे नगर इन मध्यकालीन नगरों में, आपको पता है जितने राजवंश के नगर हैं वो लगभग मध्यकालीन नगरों में ही आते हैं। तो ये नगर हो गए। और आधुनिक नगरों की बात की जाए तो इन नगरों को ज्यादातर यूरोपियों ने बसाया था। इन नगरों का निर्माण है वो अंग्रेज थे, यूरोप, अंग्रेजों के साथ यूरोप के बहुत सारे और भी लोग थे, तो उन्हीं यूरोपियों के द्वारा हुआ। और इन यूरोपीय नगरों के अंदर प्रसिद्ध नगर की मैं बात करूं तो सूरत आधुनिक नगरों के अंदर आता है।
कोलकाता भी अंग्रेजों को आपको पता है बसाया हुआ है, तो कोलकाता भी आधुनिक नगरों में है। हमारे देश का एक प्रसिद्ध और सबसे अच्छा बसावट की दृष्टि से देखा जाए मास्टर प्लान से तो चंडीगढ़, यह भी आधुनिक शहरों में आता है। गोवा आता है, दमन आता है, पांडुचेरी आता है। तो गोवा, दमन और पांडुचेरी ये कुछ हमारी बुक के अनुसार है वो नगर हैं जो आधुनिक नगरों की श्रेणी में आते हैं और यूरोपियों के द्वारा बसाए गए हैं। सूरत, कोलकाता, चंडीगढ़, गोवा, दमन और पांडुचेरी। मध्यकालीन जो नगर हैं उनका निर्माण ज़्यादातर राजाओं के द्वारा करवाया गया, जिसमें उदाहरण में आप आगरा, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इनके नाम लिख सकते हो। और प्राचीन नगरों की बात की जाए तो ये ज़्यादातर धार्मिक स्थल थे। वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, ऐसे नगरों के आप उदाहरण लिख सकते हो। तो विकास के आधार पर नगर कितने प्रकार के हैं? 3। एक प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरा आधुनिक नगर। अब हमारी बुक में बात की जाए तो कार्य के आधार पर हम बात करें तो नगरों के प्रकार दिए हुए हैं और कार्य के आधार पर नगर, और कार्य के आधार पर हम नगरों की बात की जाए तो सबसे पहला जो नगर है वो है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर का मतलब होता है जहां संबंधित राज्य या देश का प्रशासन चलता है, जहां से पूरा देश चल रहा है या कोई राज्य चल रहा है या प्रशासनिक कार्य हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं प्रशासनिक नगर। और प्रशासनिक नगरों का मैं उदाहरण देना चाहूँ तो देश का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक नगर है वो दिल्ली है। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि भारत का जो मानचित्र पूछा जाता है, प्रश्न पूछने की बजाय मानचित्र के अंदर है, वो इस प्रकार का जो स्थल बुक में आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में है वही आपसे पूछेंगे, तो इनको मानचित्र में ज़्यादा पूछ सकता है। तो इनको आप ध्यान में रखना। प्रशासनिक नगरों में कौन कौन से आते हैं? दिल्ली आ गया, हमारा जयपुर आ गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ गया। तो कहने का मतलब जिस राज्य की भी राजधानी है, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक नगर कौन है? दिल्ली है, क्योंकि देश चलता किससे, कहाँ से चलता है? दिल्ली से। ऐसे राजस्थान कहाँ से चलता है? जयपुर से। मध्य प्रदेश कहाँ से चलता है? भोपाल से चलता है। महाराष्ट्र कहाँ से चलता है? मुंबई से चलता है। तो ये वहाँ के क्या हो गए? प्रशासनिक नगर। दूसरा हम जल्दी से देखते हैं औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर तो आपको पता है जहां उद्योग है वो औद्योगिक नगर है, और आपने बहुत सारे औद्योगिक नगरों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मैं बोल दूं जमशेदपुर, जमशेदजी टाटावाड़ा जमशेदपुर क्या है? औद्योगिक नगर है। मैं औद्योगिक नगर में बोल सकता हूं बोकारो, ये भी क्या है? औद्योगिक नगर है। मैं औद्योगिक नगरों के अंदर भिलाई हो गया, औद्योगिक नगरों के अंदर मुंबई हो गई, क्योंकि मुंबई भी औद्योगिक नगर है। गुड़गांव हो गया। आप जहां भी उद्योगों के लिए जो प्रसिद्ध नगर हैं उनके नाम ले सकते हो। पंजाब के अंदर जैसे लुधियाना हो गया, औद्योगिक नगर है। इसके अलावा आपका भिलाई हो गया, दुर्गापुरा जो है, ये सब क्या है? औद्योगिक नगरों की श्रेणी के अंदर आते हैं जहां उद्योग स्थापित है, औद्योगिक नगर। तो 2 उदाहरण है, जमशेदपुर, बोकारो, और बहुत सारे आप लिख सकते हो, समझने की आवश्यकता है। तीसरा है खनन। कार्य या प्रकार्य के आधार पर देखा जाए तो तीसरा है खनन नगर। खनन नगर की बात की जाए तो वो नगर जहां से खनिज निकलते हैं वो खनन नगर हो गए। अब आपको पता है कि कोयले के लिए भारत का प्रसिद्ध है जारिया, तो ये क्या हो गया? खनन नगर हो गया। हमारा खेतड़ी हो गया, राजस्थान का जो प्रसिद्ध है वो खेतड़ी हो गया। इस प्रकार से जितने भी जो खनिज वाले क्षेत्र हैं वो खनन नगर की श्रेणी में आते हैं। तो झारिया हो गया राजस्थान का, मैं लिख देता हूँ, खेतड़ी हो गया। तो ये सब किसी न किसी खनिज के लिए जो प्रसिद्ध नगर हैं वो खनन नगर हो गए। चौथा जो कार्य के आधार पर नगर दे रखे हैं वो परिवहन नगर हो गए। ऐसे नगर जो परिवहन के लिए प्रसिद्ध हैं, और परिवहन के लिए जो प्रसिद्ध नगर हैं उसके अंदर आप मुंबई लिख सकते हो, आप झांसी लिख सकते हो। मध्य प्रदेश का एक रेलवे के लिए प्रसिद्ध है, इटारसी लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो नगर हैं, मुगल सराय लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे नगर हैं। चाहे दिल्ली भी लिख सकते हो आप। ऐसे नहीं है कि एक नगर प्रशासनिक हो गया तो वो परिवहन नहीं है। तो मुंबई, झांसी, इटारसी, मुगल सराय, ये देश के ऐसे नगर है जहां परिवहन व्यवस्थाएं अच्छी मिलती है। 5 नंबर पे आपका मैं बात करूं तो शैक्षणिक नगर। शैक्षणिक
नगर यानी जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, शैक्षणिक नगरों के अंदर हमारा जैसे आज हम देखते हैं राजस्थान का एक शहर प्रसिद्ध है कोटा। शिक्षा के लिए राजस्थान का जैसे कोटा प्रसिद्ध है, ऐसे ही इलाहाबाद हो गया उत्तर प्रदेश का, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, कोटा हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गई, हमारा जयपुर हो गया। तो ये शैक्षणिक नगरों में कहे जाते हैं जहां शिक्षा का काम किया जाता है। तो ऐसे नगरों को हम शैक्षणिक नगर बोल सकते हैं। हाँ, एक प्रसिद्ध नगर को और ध्यान में रखना, उसको पूछ भी लिया जाता है, छावनी या गैरिसन नगर। गैरिसन नगर ये प्रसिद्ध नगर है। छावनी या गैरिसन नगर वो होते हैं जहां सेना का सेना रहती है, तो ये सेना से संबंधित नगर हैं। यहाँ आप देखोगे कि सेना के मुख्यालय होते हैं और उन्हीं के परिवार के जो लोग हैं वो रहते हैं। छावनी बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे आसपास में हम देखेंगे तो सूरतगढ़ जो छावनी बोर्ड के अंदर आता है। तो ऐसे ही देश के अंदर कुछ नगर हैं और सबसे अच्छा नगर है छावनी बोर्ड के अंदर आने वाला जबलपुर हो गया मध्य प्रदेश में। बबीना, मध्य प्रदेश शायद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर है आपका बबीना। तो जबलपुर हो गया, बबीना हो गया। पंजाब का अमृतसर हम बोल सकते हैं, अमृतसर। जालंधर हो गया, तो अमृतसर हो गया, जालंधर हो गया, बबीना हो गया। हमारे सूरतगढ़ की भी आप नाम लिख सकते हो, गंगानगर वाला। तो ये जो है वो छावनी बोर्ड जहाँ सेना रहती है या सेना द्वारा उसका संचालन किया जाता है, वो छावनी या गैरिसन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हमारा 7 नंबर आ गया वो पर्यटन नगर आ गया। पर्यटन कौन से नगर, जहां पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान का आपको पता है जयपुर, उदयपुर। देश में मैं बात करूं आगरा, ऐसे क्षेत्र जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे नाम लिख सकता हूं मैं, कुल्लू, मनाली, दक्षिण का ऊंटी, दार्जिलिंग। तो ये सारे के सारे हैं वो पर्यटन नगर हो गए। तो इनमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। जो प्रशासनिक कार्य के लिए है वो प्रशासनिक नगर है, जिसमें उद्योग पाए जाते हैं वो औद्योगिक नगर है, जहां खनन कार्य होता है वो खनन नगर है, जहां परिवहन की सुविधा अच्छी है मुंबई, झांसी, इटारसी, मुगलसराय, वो परिवहन नगर हो गए। शैक्षणिक, जहां शिक्षा का कार्य बढ़ चढ़ के हो रहा है वो शैक्षणिक नगर हो गए। जैसे राजस्थान का कोटा। छावनी बोर्ड यानी जो सेना संचालन करती है वो नगर छावनी या गैरिसन बोर्ड हो गए, जिसमें सेना से संबंधित होते हैं। तो देश में ऐसे नगरों के नाम याद रखना, जबलपुर, बबीना, अमृतसर, जालंधर, अपना सूरतगढ़ और उधमपुर जम्मू के अंदर आने वाला। पर्यटन नगरों की बात की जाए तो ऐसे नगर जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं वो पर्यटन नगर हो गए। तो ये पाठ मैंने आपको बोला कि जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंदर दोबारा 10 नंबर के अंदर आएगा, वहाँ हम इसके प्रतिरूप भी पढ़ेंगे और ग्रामीण बस्तियों की समस्या और नगरीय बस्तियों की समस्या भी पढ़ेंगे। यहाँ हमारी बुक में जो जितना दिया हुआ था अभी हमने उसकी चर्चा की है। हमने सबसे पहले ये देखा कि मानव बस्तियाँ कहते किसे हैं, तो आवासों के समूह को मानव बस्तियाँ कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मानव बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं आकार की दृष्टि से, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों की किसे कहते हैं अगर परिभाषा देना चाहें तो ऐसी बस्तियां जहां 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में हो तो ग्रामीण बस्तियां हैं, और 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में हो तो वो नगरीय जनसंख्या है। फिर हमने ग्रामीण बस्तियों की विशेषता पढ़ी कि ये प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है, ये कम गतिशील होते हैं नगरों की तुलना में। इसी प्रकार हमने नगरीय बस्तियों की विशेषताएं पढ़ी और हमने ये भी देखा कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्रियात्मक संबंध पाया जाता है और ये दोनों परिवहन और संचार के माध्यम से जुड़े होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने भौतिक कारक पढ़े, सांस्कृतिक कारक पढ़े और सुरक्षा संबंधित कारक पढ़े। और फिर हमने जनसंख्या के आधार पर है हमने नगरों को देखा। भारत में नगरों का क्या मापदंड है, तो हमने देखा कि जो 75, एक पहला मापदंड तो है कि 75% पुरुष गैर कृषि कार्य यानी द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए। दूसरा जो नगरों का मापदंड पढ़ा वो हमने जनसंख्या का आधार पढ़ा कि कम से कम नगरों में 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा कि जनघनत्व 400 व्यक्ति होना चाहिए। और चौथा हमने पढ़ा कि कोई छावनी बोर्ड, नगर पालिका या नगर परिषद जैसी संस्थाओं से संचालित होना चाहिए। फिर हमने जनसंख्या के आधार पर है वो नगरों के
जनसंख्या के आधार पर हमने नगरों के प्रकार पढ़े तो 6 प्रकार के नगर होते हैं, 5,000 से लेकर 1 लाख से ऊपर। और 1 लाख से ऊपर हम बात करें 6 नगरों में, तो वो नगर अगर 10 लाख और से लेकर 50 लाख आ जाता है तो उसे हम महानगर बोलते हैं। और महानगर की संख्या देश में कितनी है? 53 है। और जो 10 लाख को पार कर गए उन्हें मेगा नगर बोलते हैं। और देश में ऐसे नगरों की संख्या 6 है। वो सबसे बड़ा मेगा नगर है वो मुंबई है। फिर हमने जो नगरीय बस्तियों के हमने पढ़े विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर 3 प्रकार थे। और 3 प्रकारों में हम बात करें तो प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और फिर हमने आधुनिक नगर पढ़े। आधुनिक नगर है वो यूरोपियों द्वारा बसाए गए, जिसमें सूरत, कोलकाता जैसे नगर थे, चंडीगढ़ भी था। और मध्यकालीन नगर है वो राजाओं द्वारा बसाए गए, जिसके अंदर हम बात करें तो मध्य जो हमारे राज्यों की राजधानी जयपुर, जोधपुर, आगरा जैसे शहर थे। और प्राचीन नगर है वो धार्मिक क्रिया के केंद्र थे, जिसमें हमने वाराणसी, इलाहाबाद और पटना की चर्चा की। और फिर हमने आगे पढ़ा कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, और कार्य के आधार पर प्रशासनिक, औद्योगिक, खनन, परिवहन, शैक्षणिक पढ़ा। और ये वही विशेषता है जो नगरों में पाई जाती है। जिसमें शिक्षा का कार्य होता है वो शैक्षणिक नगर, जहाँ उद्योग है वो औद्योगिक नगर। तो ये हमारा चैप्टर था। और इसमें अगर कुछ रह गया तो जो फर्स्ट बुक का 10वां पार्ट है उसके अंदर हम करेंगे। तो थोड़ा आपको पता है कि जो दूसरे बच्चे जो देखते हैं, जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, उनको तो ये सब पता है कि किताबें NCERT कितनी हार्ड है, उनको निकाल के लाना